नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन परिवार साहित्य काल में। साथियों, साहित्य काल की आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट हिंदी का इकाई 9, जिसमें हम आज अपने कुल 11 हिंदी निबंध को पढ़ेंगे। जहाँ दोस्तों यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आपका परीक्षा जैसा कि 29 जून को संभावित है होने जा रहा है और आपने अभी तक निबंध नहीं तैयार किया है या निबंध में आपकी रुचि थोड़ी कम है और यह आपको याद नहीं हो पाता, तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत मज़ेदार तरीके से एक रोचक अंदाज में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे आपको सारे निबंध याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में देखेंगे कि इनसे आने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि आपने इस पूरी वीडियो को धैर्य से देख लिया तो आप हिंदी निबंध से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको इस साहित्य काल परिवार को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो इसलिए बेल आइकन को भी आपको दबा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदी निबंध, हम इसमें प्रमुख निबंधकार अपने पहले तो 11 निबंध देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे इनके निबंधकार कौन हैं और निबंध की शैलियाँ क्या हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा हमारा कब है, 29 जून को है, तो 29 जून को देखते हुए इस बार प्रश्न आने की कहाँ से संभावना है, हम वह सब इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 11 निबंध को एक ही कक्षा में पढ़ाना अपने आप में बड़ी बात है। मैं चाहूँ तो सरसरी निगाह से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की आपको वो महत्वपूर्ण बिंदु बताते हुए और याद कराने का एक तरीका, जिससे आप इन सारे निबंधों को याद भी कर लें और प्रश्नों को भी हल कर लें। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, धैर्य बनाकर देखिएगा, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा कि आप वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे यदि आपको परीक्षा देना है तब। बाकी आप ऐसे ही यूजीसी नेट का परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो बात की बात है। तो चलिए बगैर ज़्यादा बातचीत के अब सीधे सीधे हम वीडियो पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ एक मैंने इकाई 9 के बारे में प्रस्तावना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना पाठ्यक्रम भी पता नहीं है। तो दोस्तों, इकाई 9 में हम क्या पढ़ेंगे? हम 11 निबंध पढ़ेंगे। वो 11 निबंध कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो साथियों, निबंध पढ़ने से पहले हम यह तो जान लें कि निबंध किसे कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा यहाँ मैंने लिखी है। देखिएगा कि जब कोई लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से भावनात्मक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे निबंध कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने किसी विषय पर विचारों को स्वतंत्र रूप से भावनात्मक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। और एक कथन भी जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक अपने अनुभवों और विचारों को स्वच्छंद साहित्यिक और व्यक्तिक शैली में व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। परीक्षा में यह कथन भी पूछा जाता है। तो साथियों, कथन को नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। और यहाँ पर मैंने निबंध के कुछ प्रकार लिखे हैं, इस बॉक्स में देखिएगा कि वर्णनात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, पत्र शैली या ललित निबंध। हालांकि जब आप निबंध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको और अन्य शैलियां भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में वे कौन कौन से 11 निबंध हैं, है ना। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के वही 11 निबंध हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे निबंध को क्रमवार रूप से लिख दिया है ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से हम अपना ट्रिक शुरू करेंगे, पढ़ने का वो तरीका आपको बताएंगे जिससे आपको निबंध याद रहेगा। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे बॉक्स में निबंध है, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। तो यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष और निबंधों को क्रमवार रूप से लिखा है। पाठ्यक्रम में यह क्रम अलग है, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर क्रम में रखा है ताकि आपको याद रहे। यदि आप एक बार निबंधों का क्रम याद कर लेंगे और प्रकाशन तिथि देख लेंगे तो परीक्षा में अभी पिछली बार ही पूछा गया था कि निम्नलिखित निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपसे वह चूक न हो दोबारा, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, याद तो आपको हो ही जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला निबंध है साथियों, दिल्ली दरबार दर्पण 1877, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है 1884, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त 1905, कविता क्या है 1909, रामचंद्र शुक्ल, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, संस्कृति और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर, है ना। तो अब चलिए हम देखेंगे
एक एक निबंध को और कैसे इनको याद करेंगे। साथियों सबसे पहले क्या है, हमने देखा दिल्ली दरबार दर्पण, है ना। तो साथियों अब इसे याद करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि जब भी हम कोई कहानी बचपन में सुनते हैं तो उस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, राजा से होती है ना। तो यहाँ पर आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, याद आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ मान लीजिए भारतेंदु जी राजा हैं। कौन है, राजा हैं। और राजा क्या करता है, दरबार लगाता है। तो राजा ने दरबार लगाया कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में राजा ने क्या लगाया, दरबार। तो भारतेंदु जो कि राजा हैं उन्होंने दिल्ली में दरबार लगाया और उस दरबार में उन्होंने प्रश्न पूछा क्या, कि हमारे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। तो भारतेंदु राजा ने दिल्ली में दरबार लगाया और उन्होंने पूछा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उनके जो मंत्री थे बालमुकुंद गुप्त, कौन थे, बालमुकुंद गुप्त, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक शिव शंभू की चिट्ठी लाकर दे दिया। उस चिट्ठी में कुछ लिखा था। बालमुकुंद गुप्त जो कि उनके मंत्री थे, उन्होंने भारतेंदु जी को एक शिव शंभू की चिट्ठी दी। उस शिव शंभू की चिट्ठी में क्या लिखा था, उसमें एक कविता लिखी थी। और वो कविता किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्योंकि भाई कविता तो वही लिखेगा ना जो विद्वान होगा, जो बुद्धिजीवी होगा। तो शुक्ल जी को तो आप जानते ही हैं, हिंदी के शिरोमणि हैं वो। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने एक कविता क्या है लिखा था, किसने दिया, बालमुकुंद गुप्त ने महाराज को दिया शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें लिखा था कविता क्या है। और वह कविता क्या है, किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। लेकिन उस कविता में क्या लिखा था दोस्तों, तो उस कविता में लिखा था मजदूरी और प्रेम। उस कविता में लिखा था मजदूरी और प्रेम। कौन, किसके द्वारा, राजा के प्रजा के द्वारा। और उनके प्रजा का जो एक नायक था वो थे अध्यापक पूर्ण सिंह। तो उन्होंने लिखा था कि हे राजा भारतेंदु, हम भले ही हम गरीब हैं, हम मजदूरी करते हैं, किंतु राजा हम आपसे प्रेम करते हैं। यह अध्यापक पूर्ण सिंह ने सारे प्रजावासियों की ओर से कहा, किससे, भारतेंदु जी से, ठीक है। तो इस बात से भारतेंदु बहुत खुश हुए कि मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो उन्होंने अध्यापक पूर्ण सिंह को बुलाया, बोले कि अध्यापक जी यहाँ आइए और आप जाइए, क्योंकि आप अध्यापक हैं, महान हैं। तो एक शिव मूर्ति मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से भेंट है, ले जा करके आप प्रताप नारायण मिश्र को दे दीजिए, जो आपके ग्राम के प्रधान हैं। जो कौन है, जो आपके ग्राम के प्रधान हैं। बड़े खुश हुए अध्यापक पूर्ण सिंह, बहुत खुश हुए। शिव मूर्ति ले आकर किसको दे दिए, प्रताप नारायण मिश्र को। क्योंकि शिव मूर्ति मिली किसको, प्रताप नारायण मिश्र को। तो आप याद करिएगा कि शिव मूर्ति जब प्रताप नारायण मिश्र को मिली तो उनकी हो गई, तो उन्होंने ही लिखा शिव मूर्ति, ठीक है। अब जब प्रताप नारायण मिश्र को यह शिव मूर्ति मिली तो यह देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो गए, नाराज हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और वो अपने बाल खुजाने लगे। और जब बाल खुजाने लगे तो देखिए उनके नाखून अचानक से बढ़ गए, गुस्से में उनके नाखून बढ़ने लगे, वो परेशान हो गए। आपने कहावत सुनी होगी ना, किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, और वो भी अपना बाल नोचने लगे और देखे कि अरे ये तो मेरे नाखून बहुत जोर से बढ़ने लगे। तो उन्होंने लिखा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वो गुस्से में खुद से पूछने भी लगे कि भाई ये मेरे नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि गुस्सा किसे आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और जब देखी कि उनके नाखून बढ़ने लगे तो समय क्या हो चुका था, समय आ गया था उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। यानी कि वो इतने समय तक नाराज रहे कि देखते ही देखते क्या हो गया, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, यह वर्षा ऋतु का अंतिम अवस्था है। और जब उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय देखा तो वहां पर कौन बैठा था, वहां पर कुबेरनाथ बैठे थे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कौन बैठा था, कुबेरनाथ बैठे थे। अब दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय जो था, वहां पर द्विवेदी जी ने देखा कि कुबेरनाथ बैठे हुए। यह सब ये याद कराने का एक तरीका मात्र है, यह तो समय है, वर्षा ऋतु के अंतिम अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी का समय कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी ने उसी निबंध के बारे में लिखा है, आगे हम देखेंगे, अभी याद करिएगा। तो जब नाखून क्यों बढ़ते हैं ये देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी गुस्सा हो गए, तो समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। ध्यान दिया तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय आ चुका था। जब वो आगे बढ़े तो देखे कि वहाँ पर कुबेरनाथ बैठे थे, कुबेरनाथ राय बैठे थे। कुबेरनाथ राय को बैठा देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां से लौट गए।
किंतु कुबेरनाथ राय वही रास्ते में बैठे थे, तो उसी रास्ते से जब विद्यानिवास मिश्र गुजरे तो वर्षा ऋतु का ये अंतिम अवस्था होता है। तो जब विद्यानिवास मिश्र ने देखा कि कुबेरनाथ राय बैठे हैं और वर्षा हो रही है, तो उन्हें याद आया, अरे मेरी तो आंगन में एक मूर्ति रखी है, कहीं वो ना भीग जाए। तब उन्हें याद आ रही, मंदिर में तो मेरे राम जी हैं। बहुत तेजी से भागे वहां से। कौन भागा? विद्यानिवास मिश्र भागे। तो भागकर अपने घर में गए और वहां आंगन में देखे तो उनके राम जी की मूर्ति क्या थी? भीग रही थी। तब उन्होंने लिखा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा था। क्या लिखा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा था। तो अब दोस्तों बचा क्या? संस्कृति और सौंदर्य। तो आप जानते हैं सौंदर्य नाम का होता है और संस्कृति ही आपका क्या करता है? संस्कृति ही आपका जग में नाम करता है, लेकिन सौंदर्य नाम का होता है। तो नाम से याद रखिएगा, नाम और सिंह। उठ जाग मुसाफिर। अब हमारे पास क्या बचा है? उठ जाग मुसाफिर। तो जानते हैं विवेक जिसके पास होता है, बुद्धि जिसके पास होता है, वह व्यक्ति सोता नहीं है, वह जागता है। तो यहाँ विवेकी राय हैं, तो वह उन्होंने क्या लिखा? उठ जाग मुसाफिर। तो ये एक कहानी, तो इसे एक बार और रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करा देते हैं कि दिल्ली दरबार सजा हुआ था। भारतेंदु राजा ने दिल्ली दरबार सजाया था। उन्होंने कहा यहाँ पर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ऐसे में उनके मंत्री बाल मुकुंद गुप्त जी ने उन्हें शिव शंभू के चिट्ठे दिए। उस चिट्ठे में लिखा था, कविता क्या है जिसे लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उस कविता में लिखा था कि मजदूरी और प्रेम के बारे में, जो कि किसने लिखा था? एक अध्यापक जी ने लिखा था। अध्यापक फुट सिंह ने लिखा था कि मजदूरी और प्रेम, क्योंकि हम प्रजावासी मजदूरी भले ही करते हैं मगर हमें अपने राजा से प्रेम है। इस बात से राजा खुश हुए और उन्होंने अध्यापक से कहा कि आप जाकर एक शिव मूर्ति ले जाकर आप किसे दे दें? प्रताप नारायण मिश्र को। और जब प्रताप नारायण मिश्र को शिव मूर्ति मिली, यह देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी नाराज हो गए और अपने बाल खुजाने लगे, जिससे उनके नाखून बढ़ गए। और नाखून जब बढ़े तो उन्होंने देखा समय क्या हो गया? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय आ गया, जहां पर कुबेरनाथ बैठे थे। और कुबेरनाथ को वहां वर्षा ऋतु में बैठा देख करके विद्यानिवास मिश्र समझे कि मेरे राम का तो मुकुट भीग जाएगा, जो कि मंदिर में रखा है। वो मंदिर कहाँ है? आंगन में। वो भागे आंगन में और उन्होंने वहां पर क्या लिख दिया? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब बचा संस्कृति और सौंदर्य। जैसे हम सभी जानते हैं जो सुंदरता होता है वो दिखावा होता है, वो नाम मात्र का होता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर विवेक होता है वह जागता है, सोता नहीं है। ठीक है, अभी आप जाग रहे होंगे क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है ना। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक राजा ही थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो प्रमुख मौलिक निबंध दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो दिल्ली दरबार दर्पण 1877 में लिखी गई थी और जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये कब है? 1884 में। ये कब हुआ था? ये प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो दिल्ली दरबार दर्पण 1877 और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? 3 दिसंबर 1884। और यहाँ पर जो डेट लिखा है 1850, यह क्या है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष है, क्योंकि जन्म वर्ष भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने देखिए दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के लिए एक लाल किला और नीचे एक महारानी का चित्र दिया है, जिसमें महारानी विक्टोरिया बैठी हैं। याद रखिएगा ये कोई और नहीं, बड़े आराम से जो बैठी हुई है ये है आपकी महारानी विक्टोरिया। तो इस दिल्ली दरबार दर्पण में महारानी विक्टोरिया का ही जिक्र हुआ है और महारानी विक्टोरिया से ही शुरुआत भी हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार 1877 की निंदा। जी हाँ दोस्तों, जो 1877 में ब्रिटिश दिल्ली दरबार लगा हुआ था, यह आपके जीएस का प्रश्न है। तो उसी दिल्ली दरबार का निंदा किया किसने? भारतेंदु जी ने। तो साथियों जो 1877 में दिल्ली दरबार सजाया गया था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, जिसमें हमारे राजा महाराजा भी भाग लिए थे, उसी दिल्ली दरबार का निंदा किया भारतेंदु जी ने अपने साहित्यिक दृष्टिकोण से, जिसे हम ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महारानी विक्टोरिया बैठी हुई हैं, है ना। तो इसमें क्या है? भारत के शोषण और गरीबी पर करारा व्यंग्य है। इसमें क्या है? भारत के शोषण और गरीबी पर करारा व्यंग्य है। सुनहरी पालकी और भूखी जनता का गहरा चित्रण है। दरबार की भव्यता को दर्पण बनाकर वास्तविकता दिखाना, स्वराज, आत्मसम्मान और भारतीय चेतना को स्वर देना, तत्कालीन समाज की नपुंसकता पर व्यंग्य और भारतेंदु की राष्ट्रवादी दृष्टि का प्रारंभिक रूप,
है ना दोस्तों। तो साथियों, अब इसको याद करने का तरीका है, आप जानते हैं 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, है ना, सेना की क्रांति हुई थी, जीएस में आपने पढ़ा होगा। तो 1857 से याद करिएगा, तो दिल्ली दरबार 1857 के बाद का है। तब तक क्या हुआ, क्राउन का राज्य, क्राउन का आधिपत्य हो चुका था भारत पर, यानी महारानी विक्टोरिया आकर विराजमान हो चुकी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कुर्सी पर वो बैठी हुई हैं, ठीक है। तो 1877 में दिल्ली दरबार दर्पण लिखा गया था। अब जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था तो वो क्या करेंगे, वो भारत को लूट ही तो रहे थे, और हमारी भारतीय जनता क्या थी, वो गरीब होती जा रही थी। तो यहाँ पर सुनहरी पालकी का मतलब क्या है, वो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने भारत को लूट लिया था और अपना धन संपत्ति वैभव ये सब क्या था, बढ़ा लिया था। तो साथियों, यहाँ सुनहरी पालकी का तात्पर्य है ब्रिटिश राज्य, जो ब्रिटिश राज्य हमारे भारतीयों को लूट करके समृद्ध होती जा रही थी, वह क्या थी, सुनहरी पालकी थी। किंतु जो भूखी जनता थी वो कौन थे, वो हमारी भारतीय जनता थी, क्योंकि वो तो गरीब होते जा रहे थे। इनके ऊपर क्या भिन्न भिन्न के कर लगाए जा रहे थे, है ना, और ब्रिटिश क्या हो रहे थे, वो रिच हो रहे थे, ठीक है। अगला क्या है, दरबार की भव्यता को दर्पण बनाकर वास्तविकता दिखाना। तो हमारे भारतेंदु जी ने क्या किया, दर्पण हमें क्या दिखाता है, दर्पण हमें हमारा चेहरा दिखाता है। तो दिल्ली दरबार दर्पण यानी उसी दिल्ली दरबार का असली रूप दिखाने की कोशिश की है निबंध की शैली में, इसीलिए इसका नाम रखा गया दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है। और यहीं से हमें पता चलता है कि भारतेंदु जी राष्ट्रवादी थे। उनका जो प्रारंभिक स्वरूप है राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित होने का, वह आपको इस निबंध में बखूबी दिखाई देगा। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। इतना आपको याद हो गया कि दिल्ली दरबार दर्पण किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और कब, 1877 में, और ब्रिटिश सरकार की निंदा के लिए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके प्रमुख उदाहरण, सबसे बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला, तगमा नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का मुकुट बना था। जैसे कि मैंने बताया, इस दिल्ली दरबार में कोई और नहीं, हमारे ही राजा महाराजा सम्मिलित हुए थे। कुल 63 राजा शामिल हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल 63 राजा शामिल हुए थे, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्या दिया गया था, एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक सोने का तमगा मिला था और एक रेशमी झंडा मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ही राजा महाराजा अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा देश क्या हो गया, अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। आगे क्या लिखा, झंडे अत्यंत सुंदर थे, झंडे बहुत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी, वही महारानी विक्टोरिया जी का जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, उनका मुकुट बना था। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक टैग लाइन है, गॉड सेव क्वीन, महारानी चिरंजीवी रहे। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सब कुछ यहाँ डिटेल में नहीं बताया जा सकता, मैराथन क्लास है, परीक्षा के दृष्टिकोण से है, तो यहाँ सब कुछ बताने के लिए तो दोस्तों एक एक निबंध जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब बहुत डिटेल में समझाऊंगी। यदि आपको रुचि होगी निबंध पढ़ने में तो साहित्य काल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं, मैराथन चला रहे हैं, ठीक है। तो पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का मुकुट बना था। दूसरा क्या है, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। महारानी विक्टोरिया को क्या समझ रहे हैं, राजराजेश्वरी, है ना। ये कौन कह रहा है, वायसराय कह रहा है, इसमें वायसराय का भी जिक्र हुआ है ना। तो ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके कुल में बहुत दिन तक रहने वाली याद बने। यह वायसराय महारानी की तरफ इशारा करते हुए राजाओं को जब यह झंडा बांट रहा था ना, तब यह उन्होंने वक्तव्य दिया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु दिल्ली दरबार में चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे राजा महाराजा कैसे अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे हैं। जब उनकी राष्ट्रवादी प्रारंभिक अवस्था थी, किंतु भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ तक आते आते भारतेंदु जी पूरे तरीके से राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे। जी हाँ, इस निबंध के शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु जी यहाँ पर क्या है, चिंतित हैं। उन्होंने एक चिंता स्वरूप भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध लिखा।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बलिया जिले के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण था। जी हाँ, इसे खुद स्वयं भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में दिया था और उसी दिन हरिश्चंद्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। तो इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1884, 3 दिसंबर। आप डेट याद रखिए, वो काफ़ी है, ठीक है। तो यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्र चेतना, सुधारवादी दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकारों को दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली दरबार में यह अवस्था तो प्रारंभिक थी, किंतु यहाँ पर आते आते वो एकदम दृढ़ हो चुके थे। यानी उनकी राष्ट्र चेतना और सुधारवादी दृष्टिकोण क्या हुआ था, विकसित हो चुकी थी। अब वो समाज के लिए चिंतित थे दोस्तों। तो भारतवर्ष की दुर्दशा के कारणों की विवेचना, जैसे कि अज्ञानता, आलस्य, जातिगत भेदभाव और आपसी फूट, वो भारत का जो दुर्दशा था, जो भारत की हालात थे, उसके लिए वो बहुत चिंतित थे और उन्होंने इसके प्रमुख कारणों को बताया। जैसे अज्ञानता, आज भी क्या है, शिक्षा में हम क्या हैं, बहुत पीछे हैं। आलस्य, आलसीपन, जातिगत भेदभाव, आपसी फूट, आप ये चीज़ अभी भी देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये तत्व अभी भी समाज में विद्यमान है। समाज भी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो जब तक यह भावना रहेगी साथियों, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, है ना। तो भारत की दुर्दशा के कारणों की विवेचना इसी निबंध में किया गया है। उन्नत के उपायों में शिक्षा और उद्योग को क्या बताया, बहुत महत्वपूर्ण बताया। भारतेंदु जी ने जनता को आत्मनिरीक्षण और जागरूकता की प्रेरणा दी। उन्होंने इसमें लिखा भी है कि हम भारतीय रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, यानी हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर हमें चलाने वाला कोई होना चाहिए। कोई इंजन होता तो हमें चलाता है, यानी हम बहुत आलसी हैं। और इस निबंध की जो भाषा है वो सरल है, तर्कपूर्ण और संवेदनशील है और कहीं कहीं तो व्यंग्य ऐसा है कि आप पढ़ करके आप एकदम हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या बात है। इस निबंध में नवजागरण की भावना और राष्ट्रवाद के बीज स्पष्ट रूप से झलकते हैं, है ना साथियों। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा इसके कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। याद रखिएगा, यह भाषण कहाँ पर दिया गया था, बलिया में। तो बलिया भी प्रश्न आया है, तो यह आपको याद रहना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, अभी मैंने बताया, वही कथन मैंने यहाँ दे दिया है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं ही, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ... हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, वही जो मैंने बताया। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब आ गए हम कहाँ, राजा के मंत्री के पास, बालमुकुंद गुप्त जी के पास, जिन्होंने राजा को क्या दिया, एक चिट्ठी। क्या चिट्ठी, शिव शंभू की चिट्ठी। तो यहाँ शिव शंभू का चिट्ठे हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1904 में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो शिव शंभू के चिट्ठे एक पत्र शैली में लिखा गया व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने अंग्रेजी शासन, सामाजिक कुरीतियों और जनता की निष्क्रियता पर तीखा व्यंग्य किया है। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जिनके माध्यम से बालमुकुंद गुप्त ने जनता को जगाने और अंग्रेजी शासन की असलियत बताने का प्रयास किया है ना दोस्तों। माय लॉर्ड, जब से भारतवर्ष में आपने पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या वास्तव में कोई करने योग्य काम भी किया है। दोस्तों आप ये यदि तिथि देखें 1877, 1884, 1865, तो यह सब डेट आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कौन है, इस वक्त भारत में अंग्रेज हैं। तो हर कोई भारतीय जो बुद्धिजीवी है, जो परेशान है उनके इस विचारधारा से, उनकी इस आधिपत्य नीति से, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अंग्रेजों की बगावत कर रहा है। तो यहाँ बालमुकुंद गुप्त जी ने भी शिव शंभू के चिट्ठे एक जो निबंध लिखा, यह भी एक उनका विरोध का रूप है ना। वो यह भी क्या है, उनका विरोध का एक रूप है। साथियों, आज़ादी मात्र क्रांतिकारियों या सुधारवादी गरमपंथी नरमपंथी के ही माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें साहित्य ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साहित्यकारों ने समय समय पर चेताया है लोगों को। यहाँ बालमुकुंद गुप्त जी ने भी यही काम किया। शिव शंभू के चिट्ठे लिखा उन्होंने जब, तो इसमें भी उन्होंने व्यंग्य किया। और सीधे सीधे आप इस कथन को देखिए कि माय लॉर्ड, जब से भारतवर्ष में आपने पधारे हैं, यानी कि जब आप यहाँ आए हैं, आपने सिर्फ सपने ही तो देखे, यहाँ की जनता के लिए आपने किया क्या है। तो बहुत मज़ेदार यह निबंध है, पढ़िएगा ज़रूर। हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, हम तो मात्र एक रिवीजन क्लास देख रहे हैं।
तो कोशिश करिएगा कि इसे जब आप समय मिले तो निबंध पढ़ लीजिएगा। फिलहाल परीक्षा को दृष्टिकोण से देखते हुए भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसी से काम चलाइए। आप लगभग निबंध से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब जब मंत्री ने राजा को चिट्ठी दिया तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? कविता। क्या है कविता? कौन लिखेगा? जो बुद्धिजीवी होगा। बुद्धिजीवी कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। इनका जन्म कब हुआ? 1884 में। तो इन्होंने लिखा है कविता क्या है। शुक्ल जी ने कविता को केवल छंद या अलंकार से नहीं बल्कि मानव हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति माना है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कविता लिखते हैं तो उसके नियम होते हैं। छंद में लिखा जाता है, आपने छंद पढ़े होंगे हिंदी में, है ना। अलंकार पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब काव्य को सजाने का काम करते हैं, है ना, काव्य को बांधने का काम करते हैं। किंतु यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इनकी जरूरत से कहीं ज्यादा जरूरी क्या है कि वह मानव हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो। यानी कि जो व्यक्ति लिखे वह अपने बारे में जो यथार्थ हो वह लिखे। शुक्ल जी ने कविता को लोक मंगल से जोड़ा है, यानी कविता ऐसी होनी चाहिए जो भारतीयों को जगाने के काम में आए, जो लोगों को जगाने के काम में आए, जो लोगों के कल्याण के लिए लिखा गया हो। यानी उसके भाव पक्ष बहुत जरूरी है ना। कविता का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति के अंतःकरण को स्पर्श करना है। क्या मैंने बताया? यही ना कि कविता आपके दिल को छू जाए। कविता का जो लेखक आपकी बात को अपने काव्य शैली में कह दे, है ना। तो यह सौंदर्य नहीं है कि सिर्फ श्रृंगार ही पढ़े जाओ, वही कविता है। कविता क्या है? वीर रस की काव्य पंक्तियां जब हम सुनते हैं कैसे जोशीले अंदाज में भर जाते हैं ना। तो कविता आपको जगाने का एकमात्र है, आपकी आत्म चेतना को जगाने का कार्य करती है ना। तो कविता की उपयोगिता को नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा गया है। यह केवल मनोरंजन नहीं, क्या है? चेतना का स्रोत है ना दोस्तों। कविता की उपयोगिता को नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा गया है। यह केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि चेतना का स्रोत है। यानी कविता वह है जो आपकी आत्म चेतना को जगा दे। इसके भी कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, क्योंकि शुक्ल जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं महत्वपूर्ण निबंधों के कथन दिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कविता केवल हृदय की कोमलता की ही वस्तु नहीं, वह जीवन के कठोर पक्षों का भी चित्रण करती है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। जहाँ हृदय की रुचियों का विकास नहीं हुआ वहाँ कविता की सरस धार नहीं बह सकती। ये दोनों कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं। डिटेल में मैंने बता दिया जितना बताना चाहिए, बाकी जब हम निबंध पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कविता क्या है जब शुक्ल जी ने लिख दिया तो उस कविता क्या में है? कविता किसके बारे में लिखी गई थी? मजदूरी और प्रेम के बारे में। कौन लेके आया था? अध्यापक जी ने। किसके पास? राजा के पास। राजा कौन था? भारतेंदु। याद करने का तारतम्य मत भूलिएगा, बार बार मैं इसीलिए आपको रिपीट करा रही हूँ, ठीक है। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका जन्म 1881 में हुआ था। अब मजदूरी और प्रेम 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यह क्रम है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। जी हाँ, जब आप निबंध पढ़ेंगे तो इसको इन्हीं खंडों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है? हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम और मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार यहाँ से प्रश्न रिपीट करता है, तो इसका क्रम आपको जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है? मैंने यहाँ पर एक दृश्य भी दिया है। तो एक व्यक्ति क्या है, वो हल चला रहा है। इसमें एक ऐसे याद रखिए कि पहले किसान था। किसान से जब वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो उसने अपना पेट भरने के लिए क्या किया? चरवाहा बन गया। चरवाहे से फिर वह और जब कमज़ोर हुआ और गरीब हुआ तो वो मजदूर बन गया। फिर वो मजदूरी पे आश्रित हो गया। अब वो मजदूरी पर आश्रित हो गया अब वो जो मजदूरी करने लगा तो उसे भी तो प्रेम की ज़रूरत थी। वह भी प्रेम ढूंढने लगा। तो प्रेम ढूंढने के लिए देखा उसे लोग तो मिल नहीं रहे, तो उसे अपने कला से प्रेम हो गया। और जब व्यक्ति कला में खो जाता है तो वो क्या हो जाता है? फ़कीर हो जाता है। और जब फ़कीर हो जाता है तो फ़कीर क्या करते हैं? समाज के सुधार की बात करते हैं, ठीक है। तो वो समाज के सुधार की बात करते हैं। और जब व्यक्ति फ़कीर हो जाएगा तो वह सभ्यता के बारे में आपसे बात करेगा, है ना। तो यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला निबंध है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति किसे दिया गया? प्रताप नारायण मिश्र को, है ना।
प्रताप नारायण मिश्र का जन्म वर्ष 1856, याद करिएगा। शिव मूर्ति एक पौराणिक धार्मिक प्रतीक के माध्यम से समाज की रूढ़ियों पर कटाक्ष करता है ना दोस्तों। लेखक ने शिव की मूर्ति का सजीव चित्रण करते हुए मूर्ति पूजा, आडंबर और पाखंड पर व्यंग किया है। मंदिरों में मूर्ति पूजन की बजाय सामाजिक आचरण की गिरावट को रेखांकित किया गया है। रचना में धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर किए जा रहे दिखावे को तीव्र व्यंग से प्रस्तुत किया है। मिश्र जी ने सरल व्यंग्यात्मक और बोलचाल की शैली में मूर्ति की व्याख्या की है, मानो शिव मूर्ति स्वयं बोल रही हो। मतलब कहने का तात्पर्य है, लेखक ने शिव मूर्ति के सजीव चित्रण करते हुए जो सामाजिक आडंबर है उस पर व्यंग किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को मानव में बचे हुए पशु वृत्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में यह रक्षा हेतु उपयोगी था, पर अब जब मनुष्य ने विज्ञान एवं हथियार विकसित कर लिए फिर भी नाखून बढ़ते रहते हैं। लेखक बताता है कि यह सहजात वृत्ति हमारे अंदर की जड़ता, निष्क्रियता व आत्मचिंतन की कमी को दर्शाता है। तो यहाँ नाखून को पशु वृत्ति यानी हमारे अंदर जो पशुता है, जो जानवर का रूप धारण कर ले रहा है इंसान, उसके प्रतीक के माध्यम से नाखून को बताया है। मनुष्य ने अपने अस्त्र शस्त्र विकसित कर लिए पर नाखून आज भी वही है ना। मनुष्य ने अपने अस्त्र शस्त्र विकसित कर लिए पर नाखून आज भी बढ़ते हैं। यह हमारे अंदर की जड़ता को याद दिलाता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी आपके पास उतना समय नहीं है और आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब अपना सिर खुजा रहे थे, नाखून बढ़ने लगे थे, तो देखा समय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का गया था और वहाँ कौन बैठा था, कुबेर नाथ राय। तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का तात्पर्य है वर्षा ऋतु का अंतिम अवस्था, जब जाने जाने को बरसात होती है। यहाँ पर मैंने एक चित्र भी दे दिया है ना, तो याद रहेगा इससे। तो यह कब लिखा गया था, 1973 में। यह वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है, जीवन के 30 से 45 वर्ष तक का प्रतीक काल। तो साथियों, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का जो समय है उसमें कुबेर नाथ राय जी ने व्यक्ति के 30 से 45 वर्ष की उम्र को प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है। यह क्या है, एक प्रतीक मात्र है, ठीक है। तो इस समय को प्रतीक के द्वारा बताया गया है, प्रतीक जैसे निशान, है ना। तो यह समय अध्यात्म चेतना और आत्मनिरीक्षण का होता है। मैं स्क्रीन पर यहाँ से वहाँ कर दे रही हूँ क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो यह समय अध्यात्म चेतना और आत्मनिरीक्षण का होता है, जब मानव अपनी सृष्टिकर्ता कार्यकर्ता अवस्था को समझता है। यानी जब व्यक्ति 30 और 45 के बीच में हो जाता है तब वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है। वह खुद के बारे में जानने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मानव का निर्माण कैसे हुआ है, यानी वह अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। वह कर्मकांडों से परे होकर के स्वतः के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो यह वही समय है, ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तरा फाल्गुनी का समय होता है जो वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के 30 से 40 वर्ष की उम्र होती है ना, जब इसे सृजन समृद्धि काल भी बताया गया है। और इसी वर्ष से 40 वर्ष की उम्र को सृजन समृद्धि काल बताया गया है। यह यौवन उम्र जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। 45 की उम्र के बाद व्यक्ति में धीमी तीव्रता आने लगती है, जो धीरे धीरे जीवन के लक्ष्य बदलने का संकेत है। जो 30 से 40 वर्ष का समय है, यह क्या होता है, इसमें हम सृजन कर सकते हैं, इसमें कुछ बनने की, कुछ आगे बढ़ने की और समृद्ध होने की चेष्टा होती है ना दोस्तों। तो और जब व्यक्ति 45 क्रॉस कर जाता है तो क्या होता है, उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसके लक्ष्य बदल जाते हैं। वो तब यह नहीं चाहता, जैसे अभी आप चाहते हैं कि मुझे JRF करना है, मुझे PhD करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, लेकिन जब उम्र का एक सीमा आप पार कर जाओगे तो आपकी ये उत्सुकता धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप स्वतः के बारे में जानने की कोशिश करने लगोगे। सोचोगे क्या करेंगे, एक दिन तो मर ही जाना है, ईश्वर के बारे में जानते हैं, ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, तो ये सारे विचार हम में आने लगते हैं, है ना। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब कुबेर नाथ राय जब बैठे थे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के नक्षत्र समय में, तो वहाँ भागकर कौन गए, विद्यानिवास मिश्र, क्योंकि वर्षा हो रही थी और उन्हें याद आया कि मेरे आंगन में मेरे राम जी का मुकुट भीग रहा है। तो उन्होंने लिखा निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कब लिखा, 1954
1974 में। और इनका जन्म कब हुआ? 1926 में। इस ललित निबंध में मिश्रा जी ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लोकगीत के पंक्ति के माध्यम से आधुनिक जीवन के दर्द, सामाजिक दूरी और मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। वे व्यक्तिगत भावनाओं, बेटों बेटियों, वृद्धों की चिंता को प्रतीक रूप में बढ़ाकर भारतवर्ष के सामाजिक अस्त व्यस्तता की ओर इंगित करते हैं। यह एक ललित निबंध है। सबसे पहले निबंध का प्रकार याद रखिएगा, यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध क्या होता है? यह एक कलात्मक शैली का निबंध होता है जो बहुत सारगर्भित होता है। इतना याद रखिएगा, बाकी जब हम एक एक निबंध पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक गीत है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा। तो इस गीत के माध्यम से लेखक ने निबंध की शुरुआत की है और इसी के नाम पर इस निबंध का नामकरण किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। 1974 में विद्यानवास मिश्र जी ने लिखा। ठीक है, तो साथियों अब हम पढ़ने जा रहे हैं विवेकी राय जी का उठ जाग मुसाफिर। तो साथियों जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, जिसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, वह जगाने का काम करेगा। ठीक यहाँ पर विवेकी राय जी ने भी उठ जाग मुसाफिर के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, श्रद्धा और जीवन के अनुभवों से कैसे गुजरता है उसे बताने की कोशिश की है। यह एक रचना एक मुसाफिर की रूपक यात्रा पर आधारित है। हम रूपक अलंकार जब पढ़ते हैं तो ठीक उसी प्रकार इस निबंध को आप समझिएगा। इसमें माध्यम से, मुसाफिर के माध्यम से जीवन के बारे में बताया गया है। उल्लास, उमंग और वैचारिक छुअन के संयोजन में पाठक को जागने की प्रेरणा मिलती है। ग्रामीण जीवन, कृषि, संस्कृति और पर्यावरणीय संदेश सभी में लेखक की आस्था और सकारात्मकता झलकती है। इस यात्रा में जीवन दर्शन, आत्मनिरीक्षण और समाज कल्याण की संवेदना स्पष्ट होती है। यानी कि जब व्यक्ति यात्रा में होता है तो क्या क्या पड़ाव आते हैं, वह क्या क्या देखता है, उसी के माध्यम से विवेकी राय जी ने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया है, जगाने की कोशिश की है। यानी कुल मिलाकर विवेकी राय का जो ये उठ जाग मुसाफिर निबंध है, यह हमारे अंतर्मन को जगाने का कार्य करती है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अब हम पढ़ने जा रहे हैं नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, है ना। तो सौंदर्य नाम का होता है और संस्कृति से हमारी पहचान होती है। तो यहाँ आप नाम से समझ जाएंगे कि सौंदर्य नाम का होता है, संस्कृति से नाम बनता है ना। तो नामवर सिंह, इससे आपको याद रहेगा। यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दूसरी परंपरा की समीक्षा करता है। जी हाँ, हजारी आचार्य प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। उन्होंने एक निबंध लिखा था दूसरी परंपरा, उसी की समीक्षा के स्वरूप में इन्होंने संस्कृति और सौंदर्य लिखा। ठीक है, जिसमें आर्यतर लोक सभ्यता के सौंदर्य परंपरा को स्वीकार किया गया है। नामवर सिंह ने अशोक के फूल को केवल प्रकृति वर्णन नहीं बल्कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट बताया है ना। यह निबंध सौंदर्य बोध को संस्कृति का मूल आधार मानता है। परंपरा की खोज का ललित संवाद इस भाव को दूर तक ले जाता है। ठीक है, आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की दूसरी परंपरा के समीक्षा स्वरूप लिखा गया निबंध था, जो कि नामवर सिंह के दूसरी परंपरा की खोज 1982 के निबंध संग्रह में सम्मिलित है। तो साथियों इस निबंध संग्रह में कुल 8 महत्वपूर्ण निबंध सम्मिलित हैं। देख लेते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेम पुरुषों महान, भारतीय साहित्य की प्राण धारा, लोक धर्म और साहित्य। छठा है संस्कृति और सौंदर्य, जो कि आपका निबंध है, यह 6वें क्रम पे है। 7वां त्वं खलु कृति स्मृति है। व्योमेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो साथियों इस प्रकार से हमने कुल 11 निबंधों को पढ़ा है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों यह था नामवर सिंह का महत्वपूर्ण निबंध संस्कृति और सौंदर्य, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपको सारे निबंध समझ में आ गए होंगे। तो साथियों अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए यूजीसी नेट का इकाई 8 यानी नाटक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।